एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? हैप्पी वेंसडे। कैसे हो? सो यस, फाइनली वी आर बैक विथ पार्ट टू। यस, पार्ट टू ऑफ चैप्टर नंबर 3, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। है ना? कैसे हो? कैसा रहा स्कूल? कैसी चल रही है तैयारी? कैसी चल रही है पढ़ाई? कैसे हो तुम सब? बताओ। सबसे पहले आप सबका नंदन अभिनंदन हमारे आज की क्लास में। यस, सो हैप्पी वेंसडे। है ना? गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? कैसा चल रहा है सब कुछ? मतलब परेशान तो नहीं हो रहे हो? हाँ, कैसा चल रहा है? आई एम अज्यूमिंग सब अच्छा चल रहा है ना? सो आई नो बहुत जगह पर अभी बारिश वगैरह के आसार हैं, है ना? बारिश का माहौल है, बारिश का अभी आगमन है पूरे भारत में। तो अपना अपने एरिया के हिसाब से अगर बहुत ज्यादा आप लोग के इधर बारिश हो रही है तो प्लीज थोड़ा सा बी सेफ। है ना? ध्यान रखो अपना, सुरक्षित रहो, अच्छे से रहो, टेंशन मत लो। है ना? दिल्ली वाले तो अभी बहुत ज्यादा खुश हैं। लाइक आई एम वेरी हैप्पी कि बारिश हुई है फाइनली, बहुत दिनों के बाद हुई है एंड इट वाज मच नीडेड। ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा जरूरत थी अभी बारिश की, पता है? मतलब यार अजीब गर्मी होती है, अजीब, मतलब इरिटेशन हो जाती है भाई उस गर्मी में। सो आई एम रियली हैप्पी दैट अभी बहुत जल्दी बारिश हो गई। मतलब बहुत दिनों के बाद बारिश हुई, मिलते बहुत खुश हो गए। बारिश हो रही है आज पूरे दिन, एक्चुअली ऑलमोस्ट बारिश रही, तो इट वाज फाइन। मतलब अभी मौसम इज फाइन, ठीक है। मतलब फिर भी तुम बोलोगे दीदी बार बार ऐसे ऐसे फिर भी कर रही है रुमाल से, तो इट जस्ट लाइक कि हाँ थोड़ा सा अभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत कूल है बाहर में, नहीं मौसम, बट कंपेरेटिवली बेटर है अभी ये वाला है। ठीक है? सो यस, विद दिस आज की क्लास का हम शुभारंभ करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, वेलकम बैक अगेन। एंड आफ्टर, जैसा कि तुम लोग सब जानते हो और कि हम लोगों ने नया चैप्टर शुरू कर दिया है, चैप्टर 3 हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड। एंड आई नो तुम लोग मुझे बहुत कोई बोलेगा दीदी आप हमारा फाइनली चैप्टर 2 का एनसीईआरटी कब भेजने वाले हो? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने तुम्हारा मंडे को नहीं भेजा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। बट मैं तुम्हारा आज नहीं, आज नहीं, नहीं, कल मैंने भेज दिया था। हाँ, मैंने कल डेफिनेटली भेज दिया था, कल मतलब ट्यूसडे। ठीक है? ट्यूसडे मैंने डेफिनेटली इसे भेज दिया। ओके, मैंने इसे भेज दिया था ट्यूसडे। सो नो नीड टू वरी। तुम लोग अपना अकॉर्डिंगली अब इसको पढ़ना शुरू करो। आई नो आई एम, मेरी तरफ से काफी डिले हो रहा है, बट ट्रस्ट मी, मैं ऐसा जानबूझ के ऐसा नहीं है कि मैं भेज नहीं पा रही हूँ। मेरा ऐसा है कि सब कुछ रेडी है बट मैं भूल जा रही हूँ बार बार, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग साथ साथ चल रहा है ना, इस वजह से मैं चीजें भूल रही हूँ। बट ट्रस्ट मी, मैंने कल भेज दिया था रात में। ठीक है? थोड़ा सा लेट गया है, अराउंड 9-10 के अराउंड गया, 10 इन द नाइट में गया है, 10 बजे के करीब रात में। बट मैंने भेज दिया था। ठीक है? तो टेलीग्राम पे ऑलरेडी डला हुआ है, जिसने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है प्लीज ज्वाइन करो। ओके ओके। सो कैसा है एनर्जी मीटर, जोश मीटर कैसा है? सब कुछ सारा मीटर ठीक है? हेल्थ मीटर ठीक है? फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, बोथ हेल्थ, होलिस्टिक हेल्थ मीटर ठीक है? कोई चीज की परेशानी तो नहीं है, ज्यादा तकलीफ तो नहीं है ना? ज्यादा स्ट्रेस तो नहीं ले रहे हो? ओके। सो जैसा कि तुम सब जानते हो ऑलरेडी क्लास चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और ये तुम्हारा बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा जो तुम्हें नहीं पता है। तुम ऐसे इसमें बहुत सारी चीजें ऑलरेडी जानते हो। बस एक छोटा सा रिकैप टाइप का चीज है, छोटी सी चीजें तुम पढ़ोगे, थोड़ी नई नई चीजें भी हो सकती है, बट ऐसी बहुत चीजें होंगी जो तुम्हें ऑलरेडी पता होगी और शायद मुझसे बेहतर पता हो। तो यू विल बी वेरी फेमिलराइज विद इट, है ना? और तुम्हें बहुत ऐसा भी नहीं लगेगा कि तुम्हें बिल्कुल भी समझ में इसमें कुछ नहीं आएगा। है ना? कुछ ऐसा नहीं कि सर के ऊपर से चटाक से निकल जाए, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं होगा। ओके। सो जैसा कि तुम जानते हो इस चैप्टर का नाम क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट। यस,
इस चैप्टर में हम लोगों ने कल का, अभी हम अगर हम बात करें अपने क्लास की परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन की, तो हमारी क्लास की परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन क्या है? क्या है कि हम कल की क्लास को रिवाइज करते हैं, राइट? यस। तो कल हमने क्या शुरुआत करी थी? कल हमने पढ़ना शुरू किया था कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट मतलब विकास। जब तुम किसी कंट्री का डेवलपमेंट बोलते हो तो कंट्री का डेवलपमेंट किस चीज से होता है? उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसका एजुकेशन कैसा है, उसका बिजनेस कैसा है ना? वो सारी चीजों के बेसिस पे हम कंट्री की डेवलपमेंट देखते हैं, राइट? उसका हेरिटेज कैसा है, कल्चरल क्या है, सब कुछ हम देखते हैं। लेकिन अगर हम किसी ह्यूमन का डेवलपमेंट देखें, तो ह्यूमन का डेवलपमेंट किस किस बेसिस पे होता है? क्या सिर्फ फिजिकल बेसिस पे होता है? बोलो, क्या सिर्फ फिजिकल बेसिस पे होता है? नहीं, सिर्फ फिजिकल बेसिस पे नहीं होता है। फिजिकल के साथ साथ हमारे और भी चेंजेस होते हैं, राइट? फिजिकल के साथ साथ हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, हमारा सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट होता है, हमारा साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है। फिजिकल तो होता ही होता है, लेकिन फिजिकल के अलावा भी ये सारे डेवलपमेंट भी होते हैं। इंसान बस ग्रो कर रहा है, उसकी बॉडी साइज इंक्रीज हो रही है, उसके ऑर्गन्स, उसके जितने भी ऑर्गन पार्ट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, उसके टिश्यूज इंक्रीज हो रहे हैं, उसके सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। सिर्फ वहां तक डेवलपमेंट नहीं होती है, डेवलपमेंट ये भी होती है कि इंसान कितना पहले कैसा था और अब कैसा उसके सोचने में डेवलपमेंट हुई है। वो कितने अच्छे से कोई चीज सोच पा रहा है, वो कितने अच्छे से कोई चीज बोल पा रहा है, वो अपनी लैंग्वेज कैसे यूज कर रहा है, वो कुछ लिख कैसे रहा है, पढ़ कैसे रहा है। इन सब चीजों में भी हम डेवलपमेंट देखते हैं, है कि नहीं? यस। तो हम लोगों ने यही बोला था कि डेवलपमेंट सिर्फ फिजिकल नहीं होता है, लेकिन और भी हम काफी एस्पेक्ट पे हम बात करते हैं, राइट? ओके। नाउ डेवलपमेंट का हमने डेफिनेशन पढ़ा था और मैंने ये कहा था कि कोई भी अगर डेवलपमेंट चैप्टर में से, इस चैप्टर में से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसके इंट्रोडक्शन में तुम थोड़ा सा डेवलपमेंट का डेफिनेशन एज अ इंट्रोडक्शन लिखोगे ही लिखोगे। तो ये है डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन दैट यू आर सपोज टू राइट। क्या है डेवलपमेंट? डेवलपमेंट मतलब विकास, जिसके अंदर हम काफी तरीके के चेंजेस देखते हैं जो हमें ऑलरेडी पता है, हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रिडिक्टेबल चेंज, जो हमें पता है कि वो एक ऑर्डर में चल रहे हैं, तो ऑर्डरली चेंज। एंड प्रोग्रेसिव है, मतलब कंटिन्यूड है, ऐसा नहीं है कि एक स्टॉप एक जगह पे आके रुक जाते हैं। तो प्रोग्रेसिव चेंज। तो डेवलपमेंट के अंदर ये तीन चेंजेस का पैटर्न हमें देखने को मिलता है। प्रोग्रेसिव, चल रहा है, ऑर्डरली, एक ऑर्डर में चल रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले इन्फेंसी आ जाएगा फिर ओल्ड एज आ जाएगा, नहीं। इन्फेंसी के बाद चाइल्डहुड आएगा, फिर एडोलेसेंस आएगा, फिर एडल्टहुड आएगा और फिर ओल्ड एज आएगा। तो इसका एक ऑर्डर है। चाहे तुम वेस्टर्न कंट्री के हो, चाहे तुम एशियन कंट्री के हो, चाहे तुम कोई भी कंट्री के हो, चाहे भी तुम कोई भी कल्चर से बिलोंग करो, लेकिन हर जगह ये ऑर्डर तो सेम ही होता है, राइट? और उसका एक होता है प्रिडिक्टेबल भी चेंज। तीसरा क्या था मैंने बोला? प्रिडिक्टेबल। मुझे पता है इन्फेंसी में ये चेंजेस ही होंगे, मुझे पता है एडोलेसेंस में ये ही चेंजेस होंगे, मुझे पता है एडल्टहुड में ये चेंजेस ही होंगे। तो ये डेवलपमेंट में इस तीन चेंजेस का पैटर्न हमें देखने को मिलता है। कहाँ से शुरू होता है? कंसेप्शन से। कहाँ जाके रुकता है? तुम्हारे मरने तक। तब तक कंटिन्यू होता है ये डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है ओल्ड एज में डेवलपमेंट नहीं होती, ओल्ड एज में भी काफी तरीके की डेवलपमेंट होती है। कंसेप्शन मतलब क्या? जब बच्चा जाइगोटिक फेज में होता है, जाइगोट जर्मिनल स्टेज होता है ना, उस फेज से लेके बच्चे के लास्ट अंतिम सांस तक डेवलपमेंट होती है। तो दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट के अंदर चेंजेस किस तरीके की होती है? दोनों तरीके की। कुछ चेंजेस बढ़ती हैं, कुछ चेंजेस कम हो जाती हैं। अगर मैं इन्फेंसी की बात करूँ तो उसमें काफी चीजें इंक्रीज होती है। अगर मैं ओल्ड एज की बात करूँ तो उसमें काफी फिजिकल चेंजेस कम होती है, लेकिन कॉग्निटिव जो आपकी सोचने की क्षमता है, आपकी जो वाइज नॉलेज है, आप बहुत ज्यादा
आपका जो विजडम वगैरह है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसी बहुत चीजें जो बढ़ती हैं हर डेवलपमेंटल स्टेज में, कुछ चीजें बढ़ती है कुछ चीजें कम होती है। तो डेवलपमेंट में ये दोनों ही देखने को मिलता है, देख रहे हो, दोनों ओल्ड एज में मिलता है, ग्रोथ भी होता है डिक्लाइन भी होता है। अब क्या डेवलपमेंट, ये सब देखो कल हमने रिकैप करना है बेस का, ठीक है, कल की क्लास में हमने ये सब पढ़ा है, इसका क्विक रिकैप है। डेवलपमेंट की कुछ फैक्टर्स हैं, डेवलपमेंट कुछ फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है, कुछ प्रोसेसेस से इन्फ्लुएंस होता है, और ये प्रोसेसेस आपका हर डेवलपमेंटल स्टेज जो अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे चल के, आई थिंक परसों तरसों की क्लास में शायद यू विल स्टडी, तो उसके अंदर ये तीनों प्रोसेसेस तुम हर एक स्टेज में पढ़ोगे। तीनों स्टेजेस, तीनों प्रोसेसेस क्या है? पहला है फिजिकल, दूसरा है कॉग्निटिव, तीसरा है सोशियो इमोशनल। और ये तीनों प्रोसेस आपस में क्या अलग अलग काम करते हैं? नहीं, साथ मिलके काम करते हैं, इंटरडिपेंडेंट है तीनों एक दूसरे के ऊपर। तो अगर मैं बात करूं तो ये क्या डेवलपमेंट इन सब चीजों से इन्फ्लुएंस है। अगर मैं बात करूं बायोलॉजिकल की, बायोलॉजिकल क्या होता है? बायोलॉजिकल मतलब तुम्हारे जो भी जीन्स हैं, जीन्स जो तुम पहनते हो वो जीन्स नहीं है, ये जीन्स मतलब, जीन्स मतलब जो तुम वहां पर अपने पेरेंट्स जो क्वालिटीज जो ट्रेट्स ये सारी चीजें जो इनहेरिट करते हो ना, जो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे अंदर आती हैं, वो चीजें, तुम्हारे ब्रेन का स्ट्रक्चर, तुम्हारे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट, ये सब चीजें, सेल टिश्यूज, ये सारी चीजें जो है ये बायोलॉजिकल मतलब फिजियोलॉजिकल, फिजिकल चेंज जो तुम्हारी बॉडी में देखने को मिलता है। कॉग्निटिव प्रोसेसेस क्या होता है? कॉग्निटिव प्रोसेस मतलब तुम्हारा सोचने समझने की क्षमता, तुम कैसे डेवलप, तुम्हारी कैसे कॉग्निशन डेवलप हो रही है, तुम कैसे थिंक करते हो, तुम कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तुम कैसे डिसीजन लेते हो, ये सारी चीजें। और उसके बाद आ जाता है सोशियो इमोशनल प्रोसेसेस। सोशियो इमोशनल क्या होता है? तुम किस तरीके से अपने इमोशंस, तुम्हारे इमोशंस कैसे तुम्हारी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, है ना? तुम कैसे लोगों से जब बात करते हो वो तुम्हारे डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, तुम्हारे इमोशन में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तुम्हारे पर्सनालिटी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये तुम्हारे डेवलपमेंट का हिस्सा है। कोई अपनी माँ के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, कोई अपने फ्रेंड के साथ कैसे बिहेव कर रहा है ना? कोई अगर किसी की फेवरेट टीम हार जाती है क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच, तो वो कैसे बिहेव करता है, उसको कितना दुख होता है। या किसी का अगर फेवरेट खाना उसको खाने को मिल जाए, जो उसका बहुत दिनों से मन था वो उसको आज मिल जाए, तो उसको कितनी खुशी होगी। तो ये सारी चीजें तुम्हारा कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। और ये कि ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरवोवन है, इंटरवोवन है मतलब घुली मिली हुई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव, मतलब इसमें कुछ फीचर्स हैं जो डेवलपमेंट रिलेटेड है, जो तुम्हारा मैंने बताया था कल, इसके ऊपर डायरेक्ट 4 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, ओके, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी। सबसे पहला फीचर है डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, मतलब जिंदगी भर चलता है, ऐसा नहीं है कोई एक स्टेज पे आके रुक जाता है। इन्फेंसी से लेके ओल्ड एज तक डेवलपमेंट हर फेज में होती है, सारे एज ग्रुप में होती है, और हर में कुछ तुम पाते हो और कुछ खोते हो, कुछ तुम्हारा ग्रोथ होता है कुछ तुम्हारा डिक्लाइन होता है, हर में यही होता है। एक एस्पेक्ट में चेंज होने की वजह से दूसरे एस्पेक्ट में चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है। तो इट इज वेरी जनरल टू ऑब्जर्व। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि डेवलपमेंट के काफी ज्यादा प्रोसेसेस होते हैं, जो अभी प्रोसेस हमने ऊपर की बात करें, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, सोशल इमोशनल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके। उसके बाद डेवलपमेंट मल्टी डायरेक्शनल होता है, मतलब अगर एक चीज में कमी आती है तो दूसरी चीज में बढ़त हो जाती है, मल्टी डायरेक्शनल, ठीक है। एक में अगर इंक्रीज है तो दूसरे में कमी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एडल्ट की बात करूं, तो जैसे जैसे वो लोग बढ़ते हैं, जैसे जैसे वो उनका एज स्टेज बढ़ता है, वैसे वैसे वो वाइज डिसीजन लेने लगते हैं, समझदार डिसीजन लेने लगते हैं, ज्ञान वाले डिसीजन लेते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ एक चीज में तो बढ़ रहे हैं, दूसरा चीज दैट इज उनकी फिजिकल जो एबिलिटी है, जैसे ज्यादा तेज भागना, ज्यादा तेज चलना, ये चीज में उनकी कमी आ जाती
मल्टी डायरेक्शन। उसके बाद डेवलपमेंट इज हाईली प्लास्टिक। क्या डेवलपमेंट प्लास्टिक मटेरियल का बना है? तुम्हारे मन में ये सवाल आएगा, है ना? नहीं, डेवलपमेंट प्लास्टिक का नहीं बना। प्लास्टिक मतलब मॉडिफाइबल है। डेवलपमेंट का मतलब है जब मान लो आपने कोई स्किल सीखी, लिखना सीखा, बचपन में लिखना सीखा था, जैसे जैसे बढ़ते हो क्या तुम्हारी राइटिंग इंप्रूव होती है? होती है ना। अब ऐसे ये मत बोला मैम जैसे बचपन में थी वैसी ही होती है। दीदी जैसे बचपन में थी वैसी ही थी, नहीं, इंप्रूव तो कुछ तो हुई होगी। या मान लो तुमने जो शुरू शुरू में खाना बनाना सीखा था और अब जो तुमने सीखा है, क्या तुम्हारा कुकिंग स्किल धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है? रीडिंग स्किल तुमने जो शुरुआत करी थी उसके साथ अभी अगर तुम कंपेयर करो, क्या तुम्हारी रीडिंग स्किल इंप्रूव हुई है? हुई है ना। तो ये जो इम्प्रूवमेंट होती है ना, इसी को हम प्लास्टिसिटी कहते हैं, प्लास्टिक कहते हैं। प्लास्टिक मतलब तुम्हारा डेवलपमेंट मॉडिफाइबल है। डेवलपमेंट में जितनी भी तुम्हारी स्किल एंड एबिलिटी है वो विद टाइम, विद एज, विद डिफरेंट स्टेज इम्प्रूव होती है। ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट आपका हिस्टोरिकल कंडीशन से डिफरेंट इन्फ्लुएंस होता है। मतलब तुम जिस हिस्टोरिकल कंडीशन अगर मैं बोलूं, फॉर एग्जांपल आज के जो बच्चे हैं और जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे बच्चे थे, क्या उन दोनों के डेवलपमेंट में फर्क है या सेम है? फर्क है। उस टाइम के बच्चों के पास वो सारी चीजें अवेलेबल नहीं थी जो आज के बच्चों के पास अवेलेबल है। तो डेवलपमेंट में काफी बड़ा गैप आया है। उसके बाद डेवलपमेंट बहुत सारे डिसिप्लिन के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है डेवलपमेंट मतलब एक ही सब्जेक्ट, नहीं। डेवलपमेंट आपका साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, न्यूरोसाइंस हर किसी के साथ कोरिलेटेड है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर इंडिविजुअल अपने कॉन्टेक्स्ट, अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एक्ट या रिस्पॉन्ड करता है। वो जिस एनवायरनमेंट में रहता है, वो जिस कॉन्टेक्स्ट में रहता है, वो उसी के हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है। मैं जिस एनवायरनमेंट और सेम सिचुएशन के लिए, तुम जैसे फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक में कैसे मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूंगी, तुम कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, तुम्हारा दोस्त कैसे करेगा या मेरी दोस्त कैसे करेगी, हम सबका रिस्पॉन्ड करने का तरीका अलग अलग हो। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्टेक्स्ट अलग है, हमारा एनवायरनमेंट अलग है। हमने कैसी कोई चीज इनहेरिट की है, हमारा एनवायरनमेंट क्या है, हमारा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, हर चीज हमारा रिस्पॉन्ड और एक्ट करने पे इन्फ्लुएंस करता है इसको। ओके जी। तो हमने कल तक यही पढ़ा था, है ना। और उसके बाद हमने ये पढ़ लिया था कि ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, मैच्योरेशन क्या होता है, इवोल्यूशन क्या होता है। तो अगर मैं ब्रीफली बताऊं, ग्रोथ मतलब जो तुम्हारा इंक्रीज होता है बॉडी साइज में या ऑर्गन में। फॉर एग्जांपल ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ तुम्हारा मेजरेबल होता है, क्वांटिफाइबल, उसको तुम नंबर्स में डाल सकते हो। जैसे तुम्हारा हाइट, जैसे तुम्हारा वेट। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट मतलब जब इंडिविजुअल, जैसे एक ये प्रोसेस है कि जहाँ पे इंडिविजुअल ग्रो करता है और उसके पूरे लाइफ स्पैन, उसके थ्रू आउट द लाइफ स्पैन में काफी सारे चेंजेस होते हैं। ठीक है। ग्रो भी करता है और काफी चेंजेस होते हैं, जहाँ पे तीन बेसिक प्रोसेसेस आते हैं, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल इमोशनल, है ना। हर चेंज से पहले एक चेंज होगा और उस मतलब हर चेंज जो होगा वो स्टेज स्पेसिफिक होता है और उसका एक ऑर्डर है और वो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो आगे पीछे हो जाए। राइट। यस। कोई भी छोटी सी, कोई भी टेम्परेरी चेंज की वजह से, जैसे कोई इलनेस हो गई या कुछ भी हो गया, हल्का सा अगर डेवलपमेंट में इधर उधर चेंज आए, मतलब इधर उधर क्या मतलब तुम्हारी जिंदगी में कोई भी अगर ऐसा इशू हो जाए या ऐसा कुछ हो गया ना, बीमारी वगैरह कुछ भी आ जाए, तो क्या उससे तुम्हारी डेवलपमेंट पूरी बदल जाती है? नहीं, उससे वो तुम्हारी डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। सारे डेवलपमेंट के जो चेंजेस हैं वो एक तरीके के नहीं होते हैं, सारे चेंजेस अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ फिजिकल होते हैं, कुछ कॉग्निटिव होते हैं, तो वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। फिर आता है मैच्योरेशन। मैच्योरेशन क्या होता है? ये आपका जेनेटिक ब्लूप्रिंट पे डिपेंड करता है और ये ऑर्डरली सीक्वेंस है कोई भी काम करने और सीखने का। ठीक है। और ये कब एक्टिव होता है? ये बेसिकली ऑलरेडी हम सबके अंदर है, लेकिन जब तक हम उसके लिए मतलब तैयार नहीं होते एज पर द टाइम,
ये चीजें अनफोल्ड नहीं होती हैं, ये चीज खुलती नहीं है। मान लो ये एक ताला है जिसका एक टाइम है, जो उस टाइम पर ही खुलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं छोटे बच्चों की बात करूँ तो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि 7 महीने के एज तक वो बिना सपोर्ट के बैठ सके, है ना। 8 महीने के उसमें वो एक सपोर्ट के साथ खड़े हो जाए, और 1 साल के उसमें वो क्या करे, 1 साल के उसमें वो इंडिपेंडेंटली वॉक करे, है ना। लेकिन क्या हर बच्चा ये माइलस्टोन कवर कर लेता है? नहीं, हर बच्चे का माइलस्टोन अलग अलग होता है। वही कहने का मतलब है कि हर बच्चे में ये जेनेटिक ब्लूप्रिंट होता है, लेकिन वो कब किस बच्चे में किस टाइम पे खुलेगा, किस टाइम पर अनफोल्ड होगा, इट डिपेंड्स ऑन कि कितना उसको अपने एनवायरमेंट में स्टिमुलेशन मिल रहा है, कितना उसको सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन जब हम बच्चों को जबरदस्ती बोलते हैं नहीं तुम्हें ये ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तुम्हें ऐसा ही करना है, वैसा ही करना है, तुम्हें अभी तो अब मतलब तुम्हें पूरा उस पर जोर लगा देंगे, नहीं तुम्हें तो चलना ही पड़ेगा, वो फिजिकली उतना अभी मेच्योर नहीं है। अगर बच्चा मेच्योरेशनली रेडी नहीं है तो वो ये बिहेवियर नहीं कर पाएगा। तो इसका एक समय होता है जिसके अकॉर्डिंग बच्चे काम करते हैं। ओके, एंड इवोल्यूशन तो तुम्हें पता है, जो हम अपने पूर्वजों से सीखते हुए आ रहे हैं, पूर्वजों से इंस्पायर्ड होते हैं कि हाउ वी आर सपोज टू सर्वाइव एंड ब्रिंग द नेक्स्ट जनरेशन, है ना। तो इसी के ऊपर और कैसे एवोल्यूशनरी चेंजेस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होते हैं। तो हमने कल तक यहाँ पढ़ा था। अब आज हम क्या पढ़ें? आज की जो हमारी क्लास है वो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। हम इतना आज करेंगे, आज का हमारा टारगेट यही है। ओके, कल से हम डेवलपमेंटल स्टेजेस शुरू कर दें। अब तुमने डेवलपमेंट पढ़ लिया, तुमने ये पढ़ लिया डेवलपमेंट के कितने प्रोसेसेस होते हैं, वो कौन कौन से प्रोसेसेस से इन्फ्लुएंस होता है, तुमने सब कुछ पढ़ लिया, राइट। तुमने ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड इवोल्यूशन के बीच में डिफरेंस भी पढ़ लिया। अब तुम्हें ऐसा नहीं लगता, तुम्हें ये भी समझ में आना चाहिए कि ऐसे कौन कौन सी फैक्टर्स हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें जो तुम्हारे डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर रही है? बताओ, क्या तुम्हें पता है कि कौन कौन सी ऐसी फैक्टर्स हैं जो मेरे डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करे? तो मुझे तो नहीं पता, मुझे तो नहीं पता, तुम्हें पता है अपने बारे में? बताओ बताओ बताओ। अगर पता है फिर भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, अफसोस, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। बेसिक फैक्टर्स अगर मैं तुम्हें ओवरऑल ऊपर ऊपर की बेसिस पे बताऊं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट में हम ये पढ़ते हैं कि डेवलपमेंट तुम्हारा हेरिडिटरी से कैसे इन्फ्लुएंस्ड है, डेवलपमेंट तुम्हारा एनवायरनमेंट से कैसे इन्फ्लुएंस्ड है, डेवलपमेंट तुम्हारा कल्चर से कैसे इन्फ्लुएंस। तो ये तीन फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये आपके डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कैसे करता है। गॉट इट? ओके, अब आरंभ करते हैं आज की क्लास का। आज की क्लास ऑलरेडी आरंभ हो गई है, मतलब आज का टॉपिक ये है, ठीक है। सो हैव यू ऑब्जर्व, कभी भी क्लास में ऑब्जर्व किया है, बहुत लोगों का हाइट अलग होता है, बहुतों की स्किन कलर्स अलग होते हैं, बहुतों के आई कलर अलग होते हैं, बहुत लोगों के यू नो और भी क्या चीजें होती है, बहुत सारी चीजें होती है, कोई लंबे होते हैं, कोई छोटे होते हैं, ऐसा। कोई बहुत चुप रहता है, कोई बहुत ज्यादा बोलता है, कोई बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है ना। तो इस टाइप की चीजें होती है। अब ये सब चीजें क्यों होती है, किस चीज पे बेस होता है ये? बताओ। किसी की आंखों का कलर बहुत लाइट है, किसी की आंखों का कलर ब्लू है, किसी की आंखों का कलर ब्राउन है, किसी की आंखों का कलर ग्रीन है, या किसी के बाल का कलर ब्राउन या ब्लैक है, किसी का ब्राउन है किसी का ब्लैक है, राइट। कोई ज्यादा छोटा है, कोई थोड़ा लंबा है, कोई एवरेज हाइट का है। तो ये सब चीजें किस चीजों पे इन्फ्लुएंस होती है? यस 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 यस, हेरिडिटरी। वेरी गुड। सो अगर हम लोगों की बात करें विद रिस्पेक्ट टू देयर, देखो, सबसे पहली बात कि इन लोगों का तुमने ऑब्जर्व कर लिया कि हमारी क्लास में कुछ ऐसे ऐसे बच्चे होंगे। उसके बाद तुम ये भी देखते हो कि लोग काफी किस चीज पे डिफर करते हैं, इस चीज पे तो डिफर करते ही हैं, इस पे भी डिफर करते हैं कि किसका इंटेलिजेंस क्या है, कोई कैसे लर्निंग एबिलिटी क्या है, कोई किसी की मेमोरी कैसी है। ये सब चीजों पे भी हम इन्फ्लुएंस करते हैं, ये सब साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक पे भी लोग एक दूसरे से अलग होते हैं। लेकिन ये सब चीजों के बावजूद हम लोग हमेशा एक चीज भूल जाते हैं, हम सब होमोसेपियंस हैं, ह्यूमन बींग्स हैं।
हम सब होमोसेपियंस हैं। तो हम अगर सब होमोसेपियंस हैं, तो ऐसी क्या चीज है जो हमें, ऐसा क्या कारण है जो हम सब एक दूसरे से इतने अलग हैं एक ही टाइम पर? What causes us to be different from each other but at the same time more like each other? ऐसा क्या है जो हमें एक दूसरे से अलग करता है बट एट द सेम टाइम कभी कभी हम लोग सब सिमिलर भी हो जाते हैं? बताओ। ये है तुम्हारा हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंट। ठीक है। अब अगर मैं हेरिडिटरी के बारे में बात बताऊं, प्रॉब्लम क्या है ना, हमारा एक चैप्टर था इसमें, जो चैप्टर 3 था, ये चैप्टर 4 था इनिशियली। चैप्टर 3 तुम्हारा जो था ना, वो था तुम्हारा बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। उसमें ब्रेन, हेरिडिटरी सबके बारे में बात की। तो वहां पर इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट आया था हेरिडिटरी के बारे में, और वो चैप्टर डिलीट हो गया तुम्हारे सिलेबस से। इसीलिए यहाँ पे वो चैप्टर के बारे में जिक्र नहीं, थोड़ा सा जिक्र किया हुआ है। ये चीज वो अपडेट करना भूल गए हैं, जिन्होंने बुक बनाई है उन्होंने वो अपडेट करना भूल गए, लेकिन वो उसमें था। तो यू हैव ऑलरेडी लर्न, आई एम मेकिंग यू लर्न। तो तुम अब जैसा समझ, ऐसा वो समझो कि हेरिडिटरी के प्रिंसिपल्स वगैरह जो थे, हम लोगों ने एक था ट्रांसमिशन of characteristic by every. So you have already learned that the principle of hereditary explain the mechanism for transmission of characteristic from one generation to another. इतना तो बेसिक पता है। हेरिडिटरी से तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारे अंदर जीन्स है, अब तुम्हारे से तुम्हारे बच्चों में भी जाएंगी, है ना? है ना? आगे खुशी हो गए तुम अपने बच्चों का नाम सुन के। पहले पढ़ाई कर लो, ठीक है, पढ़ाई कर लो, जॉब कर लो, करियर बना लो, उस पर शादी होगी, तभी शादी होगी, वैसे शादी नहीं होगी। ठीक है, पढ़ाई कर लो पहले। सो हेरिडिटरी का तुम्हें प्रिंसिपल तो पता है ना, कि कैसे कोई भी चीज में कोई भी कैरेक्टरिस्टिक एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होती है, हेरिडिटरी की मदद से होती है, राइट? नाउ हम अपने पेरेंट्स से जेनेटिक जीन्स लेते हैं, फिर वही चीज हम अपने बच्चों में डालेंगे, फिर तुम्हारे बच्चे अपने बच्चों में डालेंगे, है ना? तो इट पास ऑन, इट गेट्स पास ऑन, है ना? तो हर एक, हर एक सेल, हर एक चीज ट्रांसफर होती है। तो आर जेनेटिक कोड्स आर अलाइक इन वन इम्पोर्टेंट, हमारे जो कोड्स हैं, जेनेटिक कोड्स, मैंने जो बोला, जो तुम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हो, दे आर वेरी अलाइक इन वन नेचर, इन वन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि इन सब में ह्यूमन जेनेटिक कोड होता है। ह्यूमन जेनेटिक कोड क्या होता है? क्योंकि ह्यूमन जेनेटिक कोड जो है तुम्हारा फर्टिलाइज्ड ह्यूमन एग है, विच ग्रोज इनटू अ ह्यूमन बेबी, है ना? कहने का मतलब तुम्हें समझ में आया नहीं? जो भी हम कैरेक्टरिस्टिक ले रहे हैं अपने पेरेंट्स से, तो वो एक जेनेटिक कोड की उसमें लेते हैं, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जेनेटिक कोड होता है ह्यूमन का जेनेटिक कोड। जब तुमने वही कोड अपने अंदर लिया है, तो तुम ह्यूमन ही बनोगे। तुम एलिफेंट में, हाथी में, चिड़िया में, चूहा में नहीं बनोगे, तुम इंसानी में बन के आओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर ह्यूमन की ही जेनेटिक्स, ह्यूमन का ही कोड है, राइट? हाँ कि ना? यस। तो ह्यूमन जेनेटिक कोड में तुम्हारा ह्यूमन फर्टिलाइज्ड ह्यूमन एग ही है। तो ह्यूमन जेनेटिक कोड तुम्हारा ह्यूमन फर्टिलाइज्ड एग ही में डेवलप होता है, उसके अंदर ही ये कोड होता है, और उसकी वजह से तुम ऐसा ह्यूमन ही पैदा होगे, तुम एलिफेंट, चूहा, मंकी या बर्ड नहीं बन के आओगे, है कि नहीं? तो ये जो ट्रांसमिशन है, जो जेनेटिक कोड का जो ट्रांसमिशन है, ये काफी कॉम्प्लेक्स है, इतना इजी नहीं है, इजी नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। ओके। तो जो भी हम कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व करते हैं ह्यूमंस में, वो काफी बड़े बड़े कॉम्बिनेशंस में बनता है, एंड यू कैन इमेजिन द कॉम्बिनेशन ऑफ 80,000 और मोर जीन्स इसमें होता है। इसी की वजह से बहुत तरह तरह के कैरेक्टरिस्टिक और बिहेवियर्स बनते हैं। ठीक है ना? इट इज नॉट, तो अब पॉसिबल तो है नहीं कि तुम सारे कैरेक्टर इसके जो अवेलेबल है वो सारे तुम्हारे अंदर हो। क्या अवेलेबल पॉसिबल है? नहीं। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, दो तरीके की जीन्स होती है। ठीक है, दो तरीके का होता है। एक जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप, जो तुम अपने पेरेंट्स से लेते हो। ठीक है, वो एक जेनेटिक मेकअप होता है, एक जेनेटिक हेरिटेज होता है, एक लेगेसी होती है जो सबके अंदर आती है। तुम्हारे फैमिली में ये जेनोटाइप
चलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत सारे अलग भी जेनेटिक्स होते हैं, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो अलग अलग तरीके से होते हैं, उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और काफी अलग होते हैं, लाइक जीनोटाइप से अलग होते हैं, ठीक है, एनवायरमेंट रिलेटेड होते हैं। सारे जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं वो काफी अलग होता है, तो दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप। तो फिनोटाइप वो तरीका है जिससे कि हम इंसान का ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। कुछ फिनोटाइप्स क्या होते हैं, तुम्हारी आई का कलर, हाइट, वेट, स्किन कलर, समथिंग जो तो हम ऑब्जर्व करें। सॉरी, जीनोटाइप तुम वो नहीं कर सकते, ऑब्जर्व नहीं करोगे, लेकिन फिनोटाइप तुम वो कर सकते हो। फिनोटाइप तुम ऑब्जर्व कर सकते हो। फिनोटाइप इज समथिंग जो तुम मेजरेबल है, ओके। तो उसके अंदर ये सारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक आते हैं और काफी साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक भी आते हैं, जैसे इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, क्रिएटिविटी एक्सेट्रा, ओके। अभी जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक है ना इंडिविजुअल के, तो मैं क्या लगता है ये सिर्फ हेरिडिटरी की वजह से होता है? नहीं, ये हेरिडिटरी और एनवायरमेंट दोनों के इंटरैक्शन से होता है। जेनेटिक देखो, जब हमने ऊपर में ये मैचुरेशन की बात की थी, ये भी जेनेटिक ब्लूप्रिंट था, लेकिन हमने क्या कहा था कि बच्चा वो तभी शो करेगा, बच्चे के अंदर वो उसकी चाबी तब खुलेगी जब एनवायरमेंट से उसको स्टिमुलेशन मिलेगा, जब उसको एनवायरमेंट में सपोर्ट मिलेगा। सेम चीज यहाँ पे भी है। जो भी आपके अंदर में इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं वो बाहर निकल के तभी आएंगे जब आपको एनवायरमेंट से भी स्टिमुलेशन मिलेगा, एनवायरमेंटल एफर्ट्स मिलेंगे। तो जैसा कि जानते हो कि जेनेटिक कोड जो है वो इंडिविजुअल को हेल्प करता है डेवलप करने में उसी पर्टिकुलर मैनर में। जैसे उसको जीन्स मिले, जैसे उसको कोडिंग मिली है, वो वैसे ही परफॉर्म करेगा, राइट। तो जीन्स जो है एक आपको ब्लूप्रिंट दे देता है, एक रफ रोड मैप दे देता है कि भाई तुम्हें ऐसे ऐसे ही डेवलप करना, तुम्हें इसे भटकना नहीं है ना। एक टाइम टेबल दे देता है कि भाई तुम्हारा इस टाइम पर ये होगा, इस टाइम पर ये होगा, इस टाइम पर ये होगा। लेकिन जीन्स आइसोलेशन या मतलब अकेले में एग्जिस्ट नहीं करता है, और जो इंडिविजुअल की डेवलपमेंट जैसे मैं अभी तक कह रही हूँ वो एक एनवायरनमेंट में होती है। और इसी वजह से हर एक इंसान यूनिक है, क्योंकि सबका एनवायरनमेंट अलग है, सबका कॉन्टेक्स्ट अलग है, सबका कल्चर अलग। जीन्स भी सबके अलग है, जेनेटिक मेकअप भी सबका अलग है, लेकिन उसको यूनिक कौन बनाता है? आपका एनवायरनमेंट। जीन्स तक समझ में आया? अब एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस आपके होते क्या हैं और एनवायरनमेंट कैसे आपके डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, ये ऑलरेडी 2 क्वेश्चन आ चुका है, इसको लिख लो, क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट, फैक्टर्स के ऊपर एक आ सकता है। तो एनवायरनमेंट कैसे करता है, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस होते क्या है और एनवायरनमेंट आपके डेवलपमेंट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। तो मान लो एक चाइल्ड है, मान लो एक बच्चा है, उसका नाम है ऋषि। एक ऋषि नाम का बच्चा है, ठीक है। अब उसका जेनोटाइप जो है, जीनोटाइप जो है, जीनोटाइप मतलब क्या? जीन्स। जो उसका जेनेटिक मेकअप है, जेनेटिक ब्लूप्रिंट है, जो उसका टाइम टेबल है जीन्स का, वो उसको क्या बोलता है कि भैया तुम जो हो, तुम मतलब वो इंट्रोवर्ट ही है, उसके जीन्स में वो इंट्रोवर्ट ही है, ठीक है। उसके जीन्स के हिसाब से ही इज अ इंट्रोवर्ट एक एनवायरनमेंट में। लेकिन और उसको उस एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट उसको मिल जाता है जहां पे वो एनवायरनमेंट जो है वो उसको प्रमोट करता है, वो उसको मोटिवेट करता है कि भैया तुम सोशल इंटरेक्शन करो और एक्सट्रोवर्ट बनो। अब इस एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस से चाइल्ड थोड़ा थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बनेगा। बात समझ में आई? भले ही तुम्हारा जीनोटाइप कहता है कि तुम इंट्रोवर्ट हो, लेकिन अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारे जीनोटाइप के ठीक ऑपोजिट है, तुम स्कूल जा रहे हो, तुम्हारे स्कूल क्या जो तुम्हारी जो क्लास है वो काफी एक्सट्रोवर्ट है, तो क्या तुम एक्सट्रोवर्ट नहीं बनोगे? बनोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा एनवायरनमेंट ऐसा है। भले ही तुम्हारा जीनोटाइप इज लाइक यू आर इंट्रोवर्टेड, तुम सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर दोगे, तो वो सिचुएशन ही तुम्हें चेंज कर देगा, है ना। दूसरा एग्जाम्पल लो, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, उसका नाम है बच्चे का नाम भी आता है क्रिश। तो क्रिश एक बच्चा है, उसके अंदर जो जीन्स है ना वो छोटे हाइट, उसको जो जीन्स मिले हैं, उसको ऐसे हाइट में उसको वो जीन्स मिले जिसमें उसको कम हाइट के जीन्स मिले हैं, ओके। लेकिन
अगर इवन दो अगर उसका एनवायरमेंट में उसको काफी अच्छा न्यूट्रिशनल पौष्टिक जो खाना है वो मिल रहा है, उसको एनवायरमेंट में इतना स्टिमुलेशन मिल रहा है, क्या वो टॉल हो पाएगा? नहीं, वो टॉलर नहीं हो पाएगा। एवरेज से ज्यादा तो नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब क्या, तुम बोलोगे दीदी तो कहना क्या चाहते हो, कहीं तो एनवायरमेंट काम कर रहा है, कहीं एनवायरमेंट काम नहीं कर रहा। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपकी जो जेनेटिक्स है, आपकी जो जीन्स है, वो आपके लिए एक लिमिट सेट करते हैं। वो एक लिमिट सेट करते हैं और उसी लिमिट के अंदर इन जो एनवायरमेंट है वो अपना डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस करता है। एनवायरमेंट का पूरा प्रभाव डेवलपमेंट पे दिखता है। जीन्स एक तुम्हारे लिए बाउंड्री सेट करता है कि तुम्हें जो करना है तुम्हें इसी के अंदर करना है, इससे बाहर तो तुम नहीं जा पाओगे। सिंपल सी बात है, तुम्हें इसी के अंदर करना है जो करना है। तो जब भी हम इंडिविजुअल का डेवलपमेंट सोचते हैं, जब इंडिविजुअल का हम विकास सोचते हैं, इट्स रिलेटेड टू बोथ। इट्स रिलेटेड टू योर इट्स रिलेटेड टू योर जीन्स, क्योंकि जो आपकी एक लिमिट सेट करता है और उसी के अंडर एनवायरमेंट उसको प्रमोट करता है, उसको मोटिवेट करता है, उसको स्टिमुलेट करता है कि आप थोड़ा और बेहतर परफॉर्म कर सको। अब तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि बच्चे की डेवलपमेंट के लिए पेरेंट्स का पूरा हाथ होता है, पेरेंट्स अपना पूरा जीन्स देते हैं, राइट? लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इवन बच्चे को किस तरीके का एनवायरमेंट मिलेगा वो भी पेरेंट्स के ही हाथ में है? तो पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल कि बच्चे को कैसा जीन्स मिलेगा और बच्चे को कैसे इन्वायरमेंट मिलेगी अपने डेवलपमेंट के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए। तुम्हारे अंदर जो जीन्स है, तुम्हारे जो डेवलपमेंट का जो एनवायरमेंट है, वो मेरे जीन्स और मेरे डेवलपमेंट से काफी अलग है, लेकिन दोनों में फैक्ट कॉमन क्या है? कि हमारे पेरेंट्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, कि हमारे पेरेंट्स हमें किस तरीके का डेवलप एनवायरमेंट प्रमोट दे रहे हैं, हमारे पेरेंट्स हमें किस तरीके का जीन्स हमें दे रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन हूम, हमारे पेरेंट्स। एक एक्सपेरिमेंट था, ये एक सैंड्रा स्कार है, उन्होंने जो था उन्होंने ये चीज किया था, उनका मानना ये था कि जो एनवायरमेंट है, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को जो एनवायरमेंट देते हैं डेवलपमेंट के लिए, the environment parents provide for their children depend to some extent on their genetic predisposition। पेरेंट्स ऐसा ही एनवायरमेंट देना चाहते हैं जैसा कि वो अपने बच्चों को जीन्स दे रहे हैं, मतलब दोनों में बहुत ज्यादा मिसमैच नहीं है, दोनों एक ही लेवल पे। अगर बच्चे के अंदर इंट्रोवर्ट की जीन्स आ गई है तो उसको एनवायरमेंट भी पेरेंट्स वैसा ही देते हैं जहाँ पे उसका वो इंट्रोवर्जन जो है वो और अच्छा हो जाए। वो ये नहीं चाहेंगे कि मेरा बच्चा एक्सट्रोवर्ट हो, यही लिखा हुआ है। अपने जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन के ही हिसाब से उसका एनवायरमेंट फिक्स होता है, सेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो पेरेंट्स काफी बुद्धिमान इंटेलिजेंट होते हैं, उनकी उनका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, तो मैं क्या करता है वो अपने बच्चे को किताब कॉपी बहुत सारी चीजें नहीं देंगे। वो अपने बच्चे को ये नहीं, देखो ऑलरेडी पेरेंट्स बहुत इंटेलिजेंट है, पेरेंट्स ऑलरेडी लाइक किताबें पढ़ते हैं, तो पढ़ने का काफी शौक है, तो बच्चे में ये चीज तो ऑलरेडी जीन्स के हिसाब से तो आ ही रही है, धीरे धीरे इंटेलिजेंस भी आएगा, थोड़ा बहुत रीडिंग एबिलिटी भी आएगा, थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा। लेकिन अब पेरेंट्स ना क्या एनवायरमेंट में उसको बुक्स नहीं लाके देंगे कि बच्चा काफी पढ़े, उसके अंदर रीडिंग हैबिट इनकलकेट नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे। तो बच्चे फिर किताब से उनको लगाव हो जाएगा, बच्चे काफी किताब पढ़ने लगेंगे। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेरेंट जिस तरीके का जीन्स अपने बच्चों में डाल रहे हैं उसी तरीके का एनवायरमेंट भी देते हैं। एनवायरमेंट ऐसा नहीं देते हैं कि अगर बच्चे का जीन्स है कि एक्सट्रोवर्ट तो वो एनवायरमेंट दे देंगे इंट्रोवर्ट, नहीं, वो उसी जीन्स के अकॉर्डिंग एनवायरमेंट भी प्रमोट करते हैं कि ज्यादा मिसमैच ना हो। If parents are intelligent and are a good reader, they would provide their children with books to read with a likely outcome that the children would become a good reader who enjoy reading। बच्चे की अपनी जीनोटाइप जो उसने खुद इनहेरिट करी है, जैसे कुछ इन जैसी जीनोटाइप जैसे कि कोऑपरेशन या अटेंटिवनेस, वो सारी चीजें से क्या होगा, टीचर और पेरेंट के सामने उसको अच्छे रिस्पॉन्सेज मिलेंगे, उसको पॉजिटिव आउटकम्स मिलेंगे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा।
as compared to those children who are not cooperative and not attentive. ठीक है, इन सब चीजों के अलावा भी बच्चे अपना एनवायरनमेंट कभी कभी खुद चूज करते हैं बेस्ड ऑन देयर जीनोटाइप। जरूरी नहीं है हमेशा पेरेंट्स ही करते हैं, कभी कभी बच्चा अपना एनवायरनमेंट अपने जीनोटाइप के हिसाब से खुद चूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, उन्हीं के जीनोटाइप की वजह से चिल्ड्रन में परफॉर्म वेल इन म्यूजिक और स्पोर्ट, और दे विल सीक स्पेंड मोर टाइम इन एनवायरनमेंट which will enable them to perform their musical skills. Similarly, athletes would seek sports related environment. कहने का मतलब हुआ, जैसा भी हमने ऊपर में पेरेंट्स के बारे में पढ़ा, तो ये सैंड्रा स्टार का कहना था कि पेरेंट्स अपने बच्चों को उसी तरीके का एनवायरनमेंट देते हैं जैसा उस जिस टाइप का वो उनके अंदर जेनेटिक प्री उनका होता है। जेनेटिक प्री की ही हद तक एनवायरनमेंट प्रमोट करते हैं, लेकिन बाद में ये भी आया कि बच्चे भी अपना एनवायरनमेंट अपने जीनोटाइप के बेसिस पे चूज करते हैं। ठीक है, तो अगर बच्चे के अंदर जीनोटाइप है कि उसके में म्यूजिक एबिलिटी है या स्पोर्ट्स, तो उसकी चीजें भी, उसका एनवायरनमेंट भी वो वैसा ही चूज करेगा जिससे उसका जीनोटाइप और ज्यादा इनहैंस हो सके। गॉट इट? नाउ ये इंटरेक्शन जो है एनवायरनमेंट में, जो इंटरेक्शन हो रहा है, कि तुम्हें लगता है स्टैटिक है? नहीं, चेंज होते रहता है इन्फेंसी से लेके एडोलेसेंस तक। ठीक है, हमेशा चेंज होते रहता है, विद टाइम चेंज होगा। और जितना कॉम्प्लेक्स जीन्स है उतना ही कॉम्प्लेक्स तुम्हारा एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस भी है। तो अगर तुम्हारा क्लास मॉनिटर सेलेक्ट होता है कि वो बहुत ज्यादा पढ़ाई में होशियार है और एक पॉपुलर है, तो तुम्हें क्या लगता है वो उसके जीन्स की वजह से है या उसके एनवायरमेंट की वजह से? तुम्हारी क्लास का मॉनिटर है, जरूर होगा। तो अब तुमने जब अपनी क्लास के मॉनिटर को चूज किया था, तो तुमने उसको किस बेसिस पे चूज किया था कि मतलब अगर तुम्हारा क्लास मॉनिटर, वैसे तो वही यही होता है कि जो पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, जो काफी पॉपुलर होता है, हम उसी को डिसाइड करते हैं, लेकिन उसको जो हमने किया था, जो हमने उसको सेलेक्ट किया था, क्या वो एकेडमिकली ब्राइट और पॉपुलर स्टूडेंट वो क्या अपने जीन्स की वजह से है या अपने एनवायरनमेंट की वजह से? क्या लगता है? कुछ बच्चे बोलेंगे जीन्स की वजह से कि उसकी शायद पेरेंट्स ही बहुत समझदार होंगे। कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम शायद उसके ना, या दीदी उसके ना एनवायरनमेंट वैसा होगा। मैं बोलूंगी कि दोनों होगा। If child from a rural area who is very intelligent is not able to get a job because of his or her inability to express himself or herself fluently or handle computers, do you think it is because of genes or environment? बच्चा बहुत ही होशियार है, बहुत होशियार है, बहुत बुद्धिमान है, मतलब एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट है, लेकिन क्योंकि उस वो अपने इस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, जो भी वो इंटेलिजेंट है वो अपने इंटेलिजेंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, वो कंप्यूटर्स एक्सप्रेस को यूज नहीं कर पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, और उसको जॉब नहीं मिल रही है, तो वो उसका जीन्स है या एनवायरमेंट? जीन्स तो है, लेकिन उसको एनवायरमेंट ऐसा नहीं मिलता है। और अगर मैं क्लास मॉनिटर की बात करूँ तो उसके अंदर शायद दोनों है ना, उसके जीन्स भी वैसे हैं और उसका एनवायरमेंट भी वैसा है। तो अब तुम्हें जीन्स और एनवायरनमेंट समझ में आया, अब तुम्हें समझ में आया कि व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, और मुझे लगता है क्वेश्चन तो आता ही आता है, तुम्हारा एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है। लेट मी चेक। एनवायरनमेंट ऑफ द चाइल्ड हैज मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। सपोर्ट आंसर्स आ गया ना? हाउ डू सोशियो कल्चरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट? सिंपल, मैंने बोला ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे एग्जाम में, कोई बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं आएगा। सोशियो कल्चर वाला अब हम पढ़ेंगे, जो ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट है ना। अभी तो ऊपर हमने जीन्स और हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंटल पढ़ा, अब हम कल्चरल पढ़ेंगे। ओके, तो जो तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट, इतना तुम्हें समझ में आया? आई होप इतना समझ में आया, कोई ऐसा कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगा होगा। अब हम कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है? तो अब तुम्हें क्या लगता है, डेवलपमेंट क्या ऐसे हवा में हो जाता है या डेवलपमेंट किसी आधार पे होता है? अब तुम बोलोगे नहीं दीदी, डेवलपमेंट आधार पे होता है। किस आधार पे होता है अगर मैं पूछूं तो? हेरिडिटरी के बेसिस पे होता है, एनवायरमेंट के बेसिस पे होता है। वेरी गुड, यस।
लेकिन इससे ज्यादा भी और क्या जरूरी है, एक पर्टिकुलर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पे के भी बेसिस पे होता है। तुम्हारा जो जिस कल्चर में तुम रह रहे हो, जिस कॉन्टेक्स्ट में तुम रह रहे हो, जैसा तुम्हारा सोशल सराउंडिंग है आजू बाजू, उसके बेसिस पे भी तुम्हारा डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है। जब तुम्हारा ट्रांजिशन ट्रांजिशन मतलब एक फेज से दूसरे फेज जब तुम जाते हो, हमारी जिंदगी में ऐसे काफी ट्रांजिशंस होते हैं, है ना। तुम स्कूल जाते हो, फिर तुम एडोलेसेंट होते हो, अभी तुम जैसे स्कूल गए थे, छोटे बच्चे थे, स्कूल गए थे, प्री स्कूल गए थे, फिर तुम बड़े स्कूल चले गए, नर्सरी वगैरह में आ गए, फिर तुम एडोलेसेंट बन गए, है ना। अभी तुम एडोलेसेंट स्टेज में हो। उसके बाद क्या होगा, जैसे एडोलेस उसके बाद तुम्हारी पढ़ाई खत्म होगा, तुम्हारा स्कूल खत्म हो जाएगा, फिर तुम ग्रेजुएशन मास्टर्स वगैरह करोगे, फिर तुम जॉब करोगे, फिर तुम्हारी शादी हो जाएगी, है ना, तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, फिर तुम्हारी रिटायरमेंट हो जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जितने भी ट्रांजिशंस हैं, ये जो एक स्टेप के बाद एक चीज आ रही है, इन सब के अंदर तुम्हारे बायोलॉजिकल चेंजेस भी हो रहे हैं, प्लस तुम्हारे एनवायरमेंट में भी चेंजेस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तुम जब छोटे बच्चे थे, जब तुम प्री स्कूल जाते थे, जब तुम प्ले स्कूल जाते थे, तब और अब में काफी बायोलॉजिकल चेंजेस नहीं हुए, हुए। एनवायरमेंटल चेंज हुए कि नहीं हुए, हुए। वही बात है। ठीक है। अब और ये जो एनवायरमेंट है ना, तुम्हारे एंटायर लाइफ स्पैन में, लाइक शुरू से लेके अंत तक में काफी बार चेंज भी होता है, कभी भी चेंज हो सकता है। तुम्हारा एनवायरनमेंट कभी भी फिक्स नहीं होता है। तुम्हारा एनवायरनमेंट कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ योर लाइफ स्पैन, एट एनी पॉइंट ऑफ योर लाइफ स्टेज चेंज हो सकता है, कभी भी, मतलब कभी भी। ओके। तो एक हमारे बहुत वो है दिग्गज इंसान, ठीक है, एक हमारे बहुत काबिल इंसान है, यूरी ब्रॉनसन ब्रेनर्स। इसका इनका नाम काफी बड़ा है, थ्योरी ब्रॉनसन ब्रेनर्स। इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने ये इकोलॉजिकल मॉडल टाइप का कुछ दिया है। ये जो देख रहे हो, तो देख रहे हो, लग रहा है कुछ सिमिलर, कुछ खाने जैसा, सुशी जैसा लग रहा है। सुशी में के बीच में ऐसे गोल होता है, फिर उसके ऊपर में ऐसे ऐसी चीजें होती हैं, होता है ना। तो ये सुशी जैसा लग रहा है, तो ये सुशी जैसा जो स्ट्रक्चर है ना, मैंने वैसे आज तक जिंदगी में खाया नहीं है सुशी, आई डोंट नो हाउ इट टेस्ट, बट मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज नहीं सुने हैं लोगों से। उन्होंने खाया है सुशी, किस किस ने खाया है सुशी, मुझे बता देना, मतलब कमेंट वगैरह में, अगर खाया है तो। जैसे मैंने अभी तक आज तक नहीं खाया, एंड आई फील अच्छा है मैंने अभी तक नहीं खाया, बिकॉज मैंने लोगों से अच्छे रिव्यूज नहीं सुने उसके बारे में। ठीक है। हाँ, कमिंग बैक। तो यूडी ब्रॉनस्टन ब्रेनर्स ने एक कॉन्टेक्चुअल व्यू ऑफ एनवायरमेंटल ये बताया है कि एज अ इंडिविजुअल उसके डेवलपमेंट में क्या क्या एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये वाला जो है ना, ये सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पे ही इनकी बात है। ठीक है। तो इनके इसमें ना 5 सिस्टम्स होते हैं। किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में 5 सिस्टम काफी रिस्पॉन्सिबल है। देखो, ये हो तुम, पहले आ जाता है तुम्हारा माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम मतलब इंडिविजुअल के आजू बाजू कौन कौन है। फैमिली है, तुम्हारा स्कूल है, तुम्हारे पियर्स हैं, तुम्हारे पड़ोसी हैं, और तुम्हारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। ये हो जाते हैं माइक्रो सिस्टम। माइक्रो मतलब जो इंडिविजुअल के अराउंड होते हैं, इमीडिएट अराउंड होते हैं, बहुत क्लोज बाय प्रॉक्सिमिटी में होते हैं। ठीक है, क्योंकि इन लोगों का डेवलपमेंट कम डायरेक्ट इंडिविजुअल का इन चारों से इंटरेक्शन, पांचों से इंटरेक्शन होता है। तो इनकी इंटरेक्शन से इंडिविजुअल की डेवलपमेंट होती है कि नहीं होती है, होती है। तो ये हो गया, एक स्टेज हो गया माइक्रो सिस्टम। अब क्या आ जाता है, मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम क्या होता है, मीजो सिस्टम का मतलब होता है जब इन सब के बीच में आपस में इंटरेक्शन होता है, और उसके वजह से तुम्हारे अंदर भी उसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। समझ में आया, नहीं आया। कहने का मतलब, कैसे, तो देखो, सबसे पहला होता है तुम्हारा माइक्रो सिस्टम, जो तुम्हारा इमीडिएट सेटिंग हुआ। फिर तुम्हारा आ जाता है मीजो सिस्टम। ठीक है। मीजो सिस्टम में क्या होता है, जहां पे तुम्हारी फैमिली, क्या तुम्हारी फैमिली तुम्हारे दोस्तों से बात कर रही है,
तुम्हारी स्कूल तुम्हारी फैमिली से बात करें, और इन सारी इंटरेक्शन में तुम्हारे ऊपर डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, इन सारी इंटरेक्शन से तुम्हारी डेवलपमेंट, दैट इज कॉल्ड मीजो सिस्टम। ओके, नाउ नाउ कम्स व्हाट, देन कम्स एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम में क्या होता है, तुम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हो, लेकिन बिकॉज तुम्हारे पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं, तुम्हारे नेबर्स इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं, ये सारे लोग इन्फ्लुएंस इन्वॉल्व होते हैं ना, तो उनके वजह से तुम्हारे ऊपर असर पड़ा, जैसे फैमिली का ट्रांसफर हो गया, तुम्हारे ऊपर असर पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एक्सो सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्या, मैक्रो। मैक्रो मतलब बहुत बड़ा, देखो माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बहुत बड़ा। तो मैक्रो में आ जाएगा तुम्हारा लाइक कल्चर डेवलपमेंट, लाइक सिटी डेवलपमेंट और समथिंग। तो उससे तुम्हारा परफेक्ट लेना देना नहीं है, लेकिन तुम्हारे बिलीव्स क्या है, तुम्हारा कल्चर क्या है, तुम्हारे एटीट्यूड्स क्या है, तुम्हारे रिचुअल्स क्या है, ये सारी चीजें तुम्हारा मैक्रो सिस्टम दिखाती है। एंड क्रोनो मतलब क्या होता है, टाइम। तो क्रोनो सिस्टम शोज कि तुम्हारा अभी कौन से टाइमलाइन में तुम्हारी डेवलपमेंट हो रही है। मैंने कहा था ना शुरुआत में कि एक टाइमलाइन भी डेवलपमेंट पे काफी इन्फ्लुएंस करती है। तो ये 5 सिस्टम पे यूरी ब्रॉन्सन ब्रेनर्स ने कहा था कि इन 5 सिस्टम के बेसिस पे इंडिविजुअल की डेवलपमेंट होती है। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है माइक्रो सिस्टम। माइक्रो मतलब क्या, छोटा, है ना, छोटा क्या, सिस्टम। तुम गलत मत समझना, दीदी रोस्ट नहीं करती है हमेशा। अब तुम्हें क्या लगा दीदी ये बोली तुम्हारा छोटा दिमाग, नहीं नहीं नहीं, दिमाग तुम्हारा सही है, दिमाग तुम्हारा सही है, तुम इस्तेमाल नहीं करते हो, वो तुम्हारे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यस, तो माइक्रो सिस्टम, माइक्रो सिस्टम क्या होता है, छोटा सिस्टम। उस छोटे सिस्टम के अराउंड इंडिविजुअल इंटरैक्ट करता है, इंडिविजुअल उसी छोटे सिस्टम में रहता है, ठीक है। इमीडिएट एनवायरनमेंट जहाँ पे इंडिविजुअल रहता है, इस रहने में, इस एनवायरनमेंट में या इस सेटिंग में इंडिविजुअल डायरेक्टली कुछ लोगों से इंटरैक्ट करता है। किस किस से इंटरैक्ट करता है, तुम अभी अपने माइक्रो सिस्टम में हो, अगर अभी घर पे हो, तुम्हारे माइक्रो सिस्टम में कौन कौन है तुम्हारे घर पे, तुम्हारे पापा मम्मी होंगे, तुम्हारा भाई बहन होंगे, है ना, तुम्हारे आजू बाजू के पड़ोसी होंगे, मतलब क्लोज प्रॉक्सिमिटी में कौन कौन है, तुम्हारी फैमिली हो जाएंगी, तुम्हारे दोस्त मुहिम हो जाएंगे, तुम्हारे टीचर्स हो जाएंगे, तुम्हारे नेबरहुड हो जाएंगे, मतलब पड़ोस, क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, हाँ कि ना, यस। तो माइक्रो सिस्टम पहले समझ में आया, ओके। देन कम्स द मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम क्या होता है, इन्हीं लोगों के बीच में रिलेशन क्या है, रिश्ता क्या है, फैमिली का पीयर से क्या है, पीयर्स का टीचर से क्या है, फैमिली का टीचर से क्या है, इससे क्या होगा, तुम इन्फ्लुएंस हो, तुम्हारी डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस हो। तो फॉर इंस्टेंस हाउ अ चाइल्ड पेरेंट रिलेट टू द टीचर्स, हाउ अ पेरेंट व्यू द एडोलेसेंट फ्रेंड, इन सब चीजों से तुम्हारा रिलेशनशिप दूसरों के साथ इन्फ्लुएंस हो जाएगा। मानो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे दोस्तों को समझते हैं कि भाई तुम्हारे दोस्त तो काफी नालायक, तुम्हारे पेरेंट्स यही बोलते हैं, यार तुम्हारे कैसे कैसे दोस्त पाल रखे हैं, जैसे तुम्हारा फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा नाम ऋषि है, ओके, और मैं तुम्हारी बड़ी बहन, ओके, मैं बड़ी बहन ही हूँ ऑब्वियसली, हाँ, तो मैं तुम्हारी बहन हूँ, ओके, एंड मैं क्या बोलूंगी कि अरे यार ऋषि तूने कैसे कैसे दोस्त बना के रखे हुए हैं, हाँ, तो तुम तेरे दोस्त भी सारे नालायक ही है तेरी तरह। इससे क्या हुआ, मैंने तुम्हारे दोस्तों से बात करी, उस इंटरेक्शन से क्या हुआ, तुम अपने दोस्तों से भी इन्फ्लुएंस हुए प्लस मेरे से भी इन्फ्लुएंस हुए, हम लोगों की इंटरेक्शन से तुम्हारे ऊपर असर पड़ेगा। ये होता है मीसो सिस्टम। उसके बाद आ जाता है एक्सो सिस्टम, जहां पर एक्सो, जहां पे बाहर, एक्सो मतलब बाहर, एक्सो में तुम्हारा डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं होता है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, चाइल्ड डज नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली, लेकिन उसका डेवलपमेंट उसके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है ड्यू टू द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल फैमिली या पेरेंट्स, उन लोगों के पीछे, जैसे फॉर एग्जाम्पल पापा का ट्रांसफर हो गया या मम्मी का ट्रांसफर हो गया, उसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारे लिए टेंशन होगी अमंग द पेरेंट्स, जिसकी वजह से उनकी इंटरेक्शन बच्चों की, मतलब तुम्हारे साथ उनका इंटरेक्शन में काफी अफेक्ट होगा। या जैसे स्कूल की बात अगर मैं करूँ, स्कूल इज अ एक्सो सिस्टम,
तो स्कूल में जो जो बेसिक फैसिलिटीज अगर बच्चे को नहीं मिल रही है, उसके वजह से बच्चे की डेवलपमेंट, मतलब तुम यू आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, बट उसके वजह से, उस सिस्टम में जो 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 चीजें हैं उसके वजह से तुम्हारे ऊपर असर पड़ता है। ठीक है, पापा के ऑफिस में टेंशन, पापा के ऑफिस में टेंशन, अब पापा के ऑफिस में टेंशन है तो क्या होगा, पापा घर आएंगे, पापा के ऑफिस से मुझे तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो जैसे घर में आके लोगों से, मतलब मम्मी से अच्छे से बात नहीं करेंगे, या मम्मी से बात करेंगे तो काफी वो रहेगा, थोड़ा स्ट्रेसफुल माहौल रहेगा, घर का माहौल स्ट्रेसफुल, तो तुम इन्फ्लुएंस होगी कि नहीं होगी, होगे ना। एक्सो सिस्टम। फिर देन कम्स द मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम इज व्हाट, मैक्रो, बड़े लेवल पे। यहाँ पे आ जाता है तुम्हारा कल्चर जिसमें तुम रहते हो, तो तुम्हारा कल्चर तुम्हें इन्फ्लुएंस करता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा, कल्चर भी तुम्हारा तुम्हारा इन्फ्लुएंस करता है। एंड देन कम्स द क्रोनो सिस्टम, जिसमें तुम्हारी जिंदगी के जितने भी इवेंट्स हैं वो सब होते हैं, और जो भी सोशियो हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस है तुम्हारे जिंदगी में, जो भी चीजें तुम्हारे इवेंट में, जिंदगी में जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, उसका भी तुम्हारे, तो क्रोनो मतलब इवेंट्स, टाइम इवेंट्स जो होते हैं जो तुम्हारे जिंदगी में तुम्हें इन्फ्लुएंस करते हैं, तुम्हारा बर्थडे, तुम्हारी लड़ाई, तुम्हारा अगर पेरेंट्स के बीच में आपस में कुछ अनबन है तो वो, ये सब चीजें तुम्हारे तुम्हारे ऊपर उसकी इफेक्ट होती है। तुम्हें ये यूरी ब्रॉनसन ब्रेनर समझ में आया, इंटरेस्टिंग लगा। अब तुम्हें समझ में आया कि एक्चुअली मैं कितनी चीजों से डेवलप इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ, मैं कितनी चीजों से मेरा डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस हो रहा है। समझ में आया? ओके। अब अगर मैं एक समराइज करूं, तो ब्रॉनसन ब्रेनर जी ने ये कहा था कि बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड से अफेक्टेड है, जिसमें छोटी से छोटी कॉन्वर्सेशन के साथ साथ बड़ी से बड़ी चीजें जैसे कल्चर और लाइफ इवेंट भी बच्चों के एनवायरमेंट, बच्चों के डेवलपमेंट को काफी अफेक्ट करती है। A child's development is significantly affected by the complex world. ये सब complex world का ही हिस्सा है that envelops him or her, whether it can be the magnitude of the conversation he or he with has the playmates, or the social or economic life circumstances into which she or he is born. बच्चे का डेवलपमेंट इन सब चीजों से अफेक्ट होता ही होता है। रिसर्च ने क्या दिखाया, जो बच्चे जिनको काफी चीजें नहीं मिलती, जो इम्पोवरिश्ड एनवायरमेंट, जो थोड़े जिनकी स्थिति थोड़ी ठीक नहीं होती है ना, जिनके एनवायरमेंट में जैसे वो लोगों को बुक्स नहीं मिल पाती हैं, नोटबुक्स, खाने पीने का भी नहीं होता अच्छे से, वो लोग उनकी न्यूट्रिशन नहीं पूरी फुलफिल हो पा रही है, अगर उसमें बच्चे की डेवलपमेंट हो तो बच्चे की डेवलपमेंट उसमें अच्छी नहीं होती है। Children in an impoverished environment have unstimulating environment, है ना, lacks experience such as visit to library, museum or zoo, have parents who are ineffective as role model and live in a overcrowded and noisy surrounding. मान लो बच्चे के साथ इतनी सारी चीजें हैं, बच्चे की एनवायरमेंट अच्छी नहीं, एनवायरमेंट अच्छी क्यों नहीं है, क्योंकि उसके पास प्रॉपर बुक्स वगैरह खरीदने के पैसे नहीं है, उसको प्रॉपर बुक्स नहीं है, खिलौने नहीं है, वो म्यूजियम नहीं जाता, वो चिड़ियाघर नहीं जाता, उसके बाद उसके पेरेंट्स भी उतने अच्छे रोल मॉडल उसके लिए नहीं है, उसके बाद उसके जो आजू बाजू में वो हमेशा नॉइजी एरिया में है ना, वो मतलब शोर शराबे वाले एरिया में रहता है, तुम्हें क्या लगता है वो बच्चा बहुत अच्छा डेवलप करेगा, उस बच्चे की डेवलपमेंट बहुत अच्छी होगी? नहीं, इन बच्चों में काफी डिफिकल्टी होगी। तो यूरी ब्रॉनसन ब्रेनर जी ने ये एस्पेक्ट पूरा बताया था, और इनके ऊपर एक क्वेश्चन भी आ जाता है जो मैंने तभी तुम्हें एनसीईआरटी का दिखाया, बाकी ना। यस। अब क्या तुम बस इतना ही है, इंडिया वालों ने कुछ नहीं किया होगा? इंडिया वालों ने भी किया। तो जो दुर्गानंद सिन्हा जी हैं, उन्होंने अपना एक इकोलॉजिकल मॉडल दिया था बच्चों को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझने का, उनके डेवलपमेंट को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझने का। बस ये करके फिर वी विल रैप अप, ठीक है, इसके बाद हम नहीं पढ़ेंगे, ये हम कल शुरू करेंगे। तो दुर्गानंद सिन्हा जी ने भी छोटे अपने भारत के बच्चों के लिए ये चीज की शुरुआत करी थी। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने क्या कहा कि बच्चे का जो एनवायरमेंट है, जो बच्चे की इकोलॉजी है, वो दो कॉन्सेंट्रेटिक लेयर्स में दिखती है, एक अपर में एक लोअर में। तो जो अपर लेयर है वो काफी विजिबल है, जैसे घर, स्कूल, पियर्स एंड एक्सेट्रा।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर जो बच्चे की डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती है इन द विजिबल अपर लेयर, उसमें होता है होम। घर की कंडीशन क्या है, घर कहाँ है, घर में कितने लोग हैं, है ना, घर कौन से एरिया में है, उसके बाद उसके स्कूलिंग कैसी है, और उसके लोगों के साथ इंटरैक्शंस कैसी, ये सबसे ज्यादा जरूरी उन्होंने बताया। क्या बताया? दुर्गानंद सिन्हा जी के हिसाब से जो हम लोग हैं, जो इंडियन बच्चे हैं, जो बच्चे उन्होंने इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे बताया बच्चों की डेवलपमेंट कैसी होती है। तो जैसे यूडी ब्रॉन्स्टन ब्रेनर ने कितनी स्टेजेस पे बताया? 5। इन्होंने 2 ही लेयर पे बताया। इनके लिए 2 लेयर क्या थी? एक अपर लेयर, एक लोअर लेयर। और इनके हिसाब से जो सबसे ज्यादा जो विजिबल लेयर जो हम सबको दिखता है, दैट इज अपर लेयर। अपर लेयर में क्या? होम, स्कूल, पीयर इंटरैक्शन एक्सेट्रा। तो ये काफी ज्यादा जरूरी इकोलॉजिकल फैक्टर है, ये सब काफी ज्यादा जरूरी है जिससे बच्चे की डेवलपमेंट एक्चुअली होती है। तो किस घर में रह रहा है, उसका घर कहाँ है, उसके घर की कंडीशन क्या है, उसके घर में कौन कौन रहता है, बच्चे की डेवलपमेंट में पहले घर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर स्कूल, कौन सी स्कूल जाता है, स्कूल में सारी फैसिलिटीज है कि नहीं, उसको सारी डिवाइसेस मिल रही है कि नहीं, दूसरी चीज। तीसरी चीज, बच्चे का इंटरैक्शन दो लोगों के साथ कैसा है ना, वो चीज बचपन से। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब तुम्हें क्या लगता है ये फैक्टर्स अकेले काम करते हैं? नहीं, ये सारे फैक्टर्स एक दूसरे से लिंक हैं। ये सारे एक दूसरे से लिंक हैं। तो क्योंकि ये सब कुछ बन के एक बहुत बड़ा लेयर बनाते हैं, इनके आजू बाजू भी एक और लेयर, मतलब कॉन्सेंट्रेटिक लेयर है, तो एक और लेयर है दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग लेयर्स, जो बच्चों के अपर लेयर को अफेक्ट करता है। अब इन सब के आजू बाजू होम के, घर, स्कूल, पीयर इंटरेक्शन के अलावा भी तो कुछ और भी चीजें होंगी जो उसको इन्फ्लुएंस करती होगी। अब क्योंकि ये सारी चीजें तो दिख जाती है, अपर लेयर तो हमें दिख जाता है, लेकिन क्या अंदर की लेयर्स हमें दिखते हैं? नहीं दिखते। लेकिन ये क्या इन्फ्लुएंस करेंगे? हाँ। तो इनकी इन्फ्लुएंसेस क्लियरली विजिबल नहीं होती हैं, लेकिन अपर लेयर को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है? तुम्हारा जनरल ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट। जनरल ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट मतलब क्या? तुम्हारे खेलने के लिए, तुम्हारे पढ़ने के लिए क्या तुम्हारे पास बहुत स्पेस है या नहीं, फैसिलिटीज है या नहीं घर के बाहर। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा इंस्टीट्यूशनल सेटिंग प्रोवाइडेड बाय कास्ट, क्लास एंड अदर फैक्टर्स। उसके बाद तुम्हारी जनरल एमिनिटीज, तुम्हें खाना मिल रहा है कि नहीं, पानी साफ मिल रहा है कि नहीं, बिजली मिल रही है कि नहीं, एंटरटेनमेंट है। ये सारी चीजें तुम्हें क्या लगता है, ये सब सारी चीजें हमें दिखती नहीं है, ये सारी चीजें जो है, लेकिन इस इन चीजों को इन्फ्लुएंस करती है हिडन में। ठीक है, तो ये जो विजिबल दैट इज अपर लेयर और जो सराउंडिंग लेयर है, ये दोनों मिलके एक दूसरे के साथ आपस में बातचीत करते हैं और बच्चों की एनवायरनमेंट के ऊपर, बच्चों की डेवलपमेंट पे इनके अलग अलग प्रभाव होते हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रभाव होते हैं। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है ये एनवायरनमेंट चेंज कभी नहीं होता होगा? होता है, एक टाइम से दूसरे टाइम में चेंज हो जाता है। अभी तुम बहुत दिनों से दिल्ली में रह रहे हो, अब अचानक से तुम कहीं और चले जाओ पढ़ने, तुम्हारा एनवायरनमेंट चेंज नहीं होगा? होगा। तुम्हारी क्या ये 2 लेयर्स चेंज नहीं होंगी? होंगी। तो वही बात है, ये तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारे लाइफ स्पैन में कभी भी चेंज हो सकता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो हमेशा याद रखना तुम्हारा डेवलपमेंट कंटिन्यूअस है, हमेशा चेंज होते रहता है, एवरी डे भी होता है। हम उसको ध्यान नहीं देते, उसको हम तवज्जो नहीं देते, लेकिन हमारा डेवलपमेंट एवरी डे होता है, एवरी डे। और एनवायरनमेंट उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, इसीलिए अगर हमें इंडिविजुअल की डिफरेंसेस समझने हैं कि वो कैसे एक दूसरे, हम लोग एक दूसरे से अलग हैं, उनका तुम बस ये समझ लो कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो किस वजह से ऐसा बिहेव करे, बस इतना समझ लो, इससे समझ में आ जाए। ठीक है, समझ में आया आज का चैप्टर? आज का चैप्टर काफी एनवायरमेंट एनवायरमेंट पे था ना? यस। तो जो तुम बोलते हो ना कि अरे यार मैं उसके जैसी क्यों नहीं, तो पहले देखो उसका एनवायरमेंट कैसा है। तुम लोग कंपेयर करते होगे ना एक दूसरे को कि यार मेरे मार्क्स तो नहीं आ रहे बट मेरे दोस्त के मार्क्स काफी अच्छे आ रहे हैं। तुम देखो उसका एनवायरमेंट कैसा है, जीन्स तो है ही है, लेकिन एनवायरमेंट भी देखो।
उसको ऐसी क्या चीजें मिल रही हैं जो तुम्हें शायद नहीं मिल रही हैं, या तुम्हें भी मिल रही है लेकिन तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो ठीक से, कुछ भी हो सकता है ना। सो इसी के साथ वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज क्लास। सो यस, आज की क्लास की समाप्ति। आई नो आज 1 घंटा 5 मिनट की क्लास हो गई है, 5-6 मिनट होगा अभी, आई नो, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने आज डिस्कस करी। कल अपन लोग डेवलपमेंटल स्टेजेस शुरू करेंगे, एंड मैं कोशिश करूंगी कि इन्फेंसी ना काफी बड़ा है, ठीक है। अगर तुम इन्फेंसी देखो तो इन्फेंसी काफी बड़ा है, और अगर मैंने इन्फेंसी को कल कराया तो मोस्टली मुझे लगता है कि आपका टाइम जाएगा, ठीक है। तो आई एम थिंकिंग कि इन्फेंसी ना हम एक क्लास में लें, चाइल्डहुड हम एक क्लास में लें। अब ऐसे मैं एक एक क्लास में अगर ये सारी चीजें लूंगी ना, तो इट विल टेक टाइम, काफी समय लगेगा, ठीक है। तो क्योंकि सारे ना, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि इसका फ्लो टूटे, जल्दी जल्दी हम पढ़े, मैं ये चाहती हूँ। क्योंकि इन्फेंसी में एक ही दिन कराना चाहती हूँ, चाइल्डहुड में एक ही दिन कराना चाहती हूँ। सो विल ट्राई कि 1 घंटा नहीं तो 1-1.5 घंटे में अगर हो तो हो, ठीक है। उसके लिए तुम्हारा टेंशन मत, ठीक है। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज क्लास। हमारा पार्ट 2 खत्म हो गया है, एंड आई होप मैंने अब तक में जितना पढ़ाया होगा तुम्हें समझ में आया। ऐसा कुछ तो नहीं है जो हमारे सर के ऊपर से सटाक से निकल गया, सब कुछ समझ में आया। ओके, सो वी विल मीट टुमारो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। एंड आपका यस, और हाँ हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। तो मुझे याद आ गया कि हाँ, मैं तुम्हें ऑलरेडी बता दिया कि तुम्हारी चीजें अपलोड हो गई है टेलीग्राम पे। तो अगर कोई दुख दर्द पीड़ा हो, कष्ट हो, दुविधा हो, परेशानी हो, तो मुझे मेल कर सकते हो, तो मुझे वीडियो के कमेंट में डाल सकते हो, जो तुम्हें कन्वीनियंट लगे, जिसमें तुम्हें कम मेहनत लगे तुम वो काम कर लेना। लेकिन हाँ, मैंने जितना पढ़ाया है प्लीज उसके बाद पढ़ भी लेना, ठीक है। सो विद दिस, सी यू टुमारो, एंड टिल देन टेक केयर, सी यू। चाय भी, आप भी चाय पियो, है ना, चाय पियो, नाश्ता करो, शाम का समय हो गया है, 6 बज गए हैं, 6-6:15 हो गए हैं ऑलमोस्ट। तो जाओ चाय पियो, नाश्ता करो, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करो, एंड देन इसको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। अभी मत करना, थोड़ी देर के बाद को, ओके। एंड टिल देन, सी यू, टेक केयर, एंड बाय बाय।